हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 15 क्वेश्चंस हिस्ट्री के देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है और इसके साथ साथ जेपीएससी के एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इस पहला नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद जो है वो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद जो है वो पंचविश, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद कहाँ जाएगा? सतपथ। ठीक है, इस तरह से मिल गया। कौन सा आंसर हो गया? सी हो गया। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? जब भी नहीं लिखा रहे ना तो उसके अंदर, उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए ताकि क्वेश्चन जब पढ़िए तो भूलिए नहीं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें सी आंसर हो जाएगा, लोकायत और कपालिक। याद रखिएगा कि ये जो मीमांसा और वेदांत है, न्याय और वैशेषिक है तथा साख्य और योग जो है, ये सभी भारतीय षट दर्शन के भाग हैं। लेकिन ये लोकायत और ये कपालिक जो है वो भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है। चारवर्ग के बारे में सुने होंगे, चारवर्ग दर्शन, वो लोकायत दर्शन दोनों एक ही है। ठीक है, जो कि भौतिकवादी दर्शन है। ठीक है, कौन सा दर्शन है? भौतिकवादी दर्शन है। अगला है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो ये संगमरमर से बना हुआ है। इसके बारे में जानिए। आबू मंदिर वही माउंट आबू पर जो स्थित है। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। आबू के दिलवाड़ा में जैन मंदिर के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आबू का जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है संगमरमर का बना हुआ है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम जो थे, उसका सामंत विमल शाह ने करवाया था। ठीक है, तो कौन करवाया था? याद रखेंगे, इसका निर्माण भीमदेव प्रथम जो थे उसके सामंत ने, जिसका नाम था विमल शाह, उसने करवाया था। तो तीसरा नंबर हो गया। अगला देखिए, चौथा नंबर, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य करता था? ठीक है, तो ये बटा हुआ था वारियम करके। तो कौन उद्यान देखता था? तो टोट वारियम देखता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, गोत्र। ये तो हो गया एक परिवार का, लेकिन कहेगा कोष, तो कोष तो ये से मैच नहीं हो रहा है। कोष क्या है? भंडार को कहते हैं कोष, तो ये अलग चीज़ है। बाकी कुल, वंश और गोत्र एक है, तो इसको टिक लगा के चलेंगे। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, तो आप मनसबदारी प्रथा के बारे में जानते होंगे कि अकबर चालू किया था। तो अकबर क्यों इसको चालू किया था? तो इसका आंसर है साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ठीक है, मनसबदारी प्रथा इसीलिए दिया जाता था। देखिए, मनसबदारी प्रथा शुरू कब हुआ था? 1575 में। मनसब्द शब्द जो है उसका अर्थ होता है पद, और जो इसको धारण करता है वो मनसबदार कहलाएगा। अकबर द्वारा आरंभ की गई इस व्यवस्था में दिए गए पद को मनसब तथा प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 7वां, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए और तीनों का नाम देखिए कि दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? मतलब लोधी वंश जा रहा था और बाबर यहाँ सत्ता जमा रहा था, तब इनमें से किसका शासनकाल था? शासनकाल नहीं था उस समय, ये विचार अपना दे रहे थे, मतलब समकालीन थे। तो समकालीन कौन हो सकते हैं? तो गुरु नानक उस समय समकालीन थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी 1526 में युद्ध लड़े थे दोनों। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। जब नानक सिख धर्म के प्रचार के लिए जगह जगह यात्रा कर रहे थे, उस समय बाबर अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें हम लोग केवल 2 स्टेट इसको टिक लगा के चलेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये बुक्का प्रथम था। ठीक है, याद रखिएगा कि 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल चीन में भेजा था। संगम वंश की स्थापना के थे ये राजा, है ना, संगम वंश के राजा हुए। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिवहर और बुक्का, 2 भाई थे, वही लोग किए थे। 9वां नंबर क्वेश्चन है,
किसने सन 1329 से 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्कों के प्रतीकात्मक रूप में मुद्रा चलाई थी? प्रतीकात्मक रूप का मुद्रा जानते हैं, जैसे कि आप आज जो नोट लेकर के चलते हैं मार्केट में, वो 100 रुपया 500 रुपया का नोट होता है, 1000 2000 वो तो चलिए बंद हो गया, 500 का नोट लेके चलते हैं, तो क्या उस पेपर का वैल्यू 500 के बराबर है? जैसे कि पहले तांबा का सिक्का चलता था, तो तांबा में 1 रुपया अगर लिखा है तो उस तांबा का सिक्का का वैल्यू भी 1 रुपया हुआ करता था। सोना का सिक्का है, उसमें जितना दाम लिखा रहता था उतना भार का वो सोना होता था। लेकिन बाद में क्या कहा कि प्रतीकात्मक रूप से सिक्का चलाने का जो कह सकते हैं नया पहल था इसके तरफ से, वो शुरू किया गया था, जो कि फेल हो गया था। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का काम था। इनको इसी टाइप के उटपटांग काम करने के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर ढंग से आप पढ़िएगा तो ये कभी कोई उटपटांग काम किया नहीं था। सोच ही बेचारे का बहुत ज़्यादा आगे का था, जो उस समय के हिसाब से सही नहीं था, या मतलब कि समय के साथ चलना चाहिए था, समय से आगे चलते थे। तो इनके बारे में याद रखेंगे हम लोग कि मोहम्मद बिन तुगलक 1329 से 1330 ईस्वी के मध्य सोने और चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबा का प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन में लाया था उसको, परंतु लोगों ने अपने ही घर में टकसाल बनाकर मुद्रा का ढलाई शुरू कर दिया था, जिससे कि फिर इसको बंद करना पड़ गया था। ठीक है, और प्रतीकात्मक रूप का मुद्रा मतलब जैसे अभी आप 500 का नोट लेके चलते हैं, 100 का नोट लेके चलते हैं, वो प्रतीकात्मक मुद्रा है। ठीक है, 10वां, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किनको जाता है? तो याद रखिएगा पहला नंबर ही सबसे सही है, गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह ये सिखों को सैनिक और लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित किए थे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या द्वैत शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। द्वैत शासन आप लोग जानते होंगे, द्वैत शासन में क्या होता था, 2 जन शासन करते थे। ठीक है, तो इसमें जानिएगा कि द्वैत शासन के अंतर्गत ना निजामत यानी कि सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस प्रशासन, आंतरिक प्रशासन, फौजदारी, न्याय एवं अन्य जितना भी प्रशासन का अधिकार था वो नवाब को दे दिया गया था। लेकिन दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का जो काम था वो अंग्रेज अपने पास रखे थे, यानी कि सब काम वो आप नवाब साहब करेंगे, लेकिन जो पैसा आएगा जिससे कि सारा काम हो सकता है वो पैसा अंग्रेज लेके जाएंगे। ठीक है, इसके लिए ये लोग 2 उप दीवान भी रखे थे, बंगाल में मोहम्मद रजा था और बिहार में सितब राय था। ठीक है, तो ये सब तो जानकारी आपको मिल गया, तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इसका सही आंसर केवल 1 है। ठीक है, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, बिल्कुल सही। पुलिस और न्यायिक व्यक्ति शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। प्रशासन का दायित्व तो कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। तो हम लोग कहेंगे कौन सा कथन सत्य है, तो सिर्फ एक कथन सत्य है, बाकी नहीं। दूसरा, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो इसका आंसर है वेलेस्ली। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो वो थे सर सैयद अहमद खां। ये अंग्रेजों से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित थे, इसलिए उन लोगों के विपक्ष में नहीं बोलते थे। तो सर सैयद अहमद खां जो थे वो दादा भाई के धन निष्कासन सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते थे। धन निष्कासन सिद्धांत आप लोग जानते होंगे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिससे कि बताया था कि भारत का सारा धन ब्रिटेन जा रहा है, लेकिन ब्रिटेन से कुछ भी रिटर्न यहाँ आता नहीं है, सिर्फ जाता ही है, धन सिर्फ निकल के यहाँ से जा रहा है। इसका सिद्धांत बहुत तरह से ये बताए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है किसने की थी, तो अमीर अली की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बम्बई में हुआ था सबसे पहला। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ समझौता संपन्न किया। हाँ, ये सही है। तो लखनऊ समझौता हुआ कब था? 1916 में हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता कौन किए थे? AC मजुमदार किए थे, और इसमें ही नरम दल गरम दल और सबका दोस्ती हुआ था, है ना। तो ये हो गया 1916 वाला। और पहला जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो गलत है, बम्बई में हुआ था, क्योंकि बम्बई में ही 1885 ईस्वी में बेमोस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में इसका स्थापना हुआ था। तो पहला गलत हो गया, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल 2 सही है। ठीक है,
तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।